आज हम लोग बात करेंगे ग्रहों की प्रॉपर्टीज के बारे में। इन प्रॉपर्टीज का प्रयोग हम लोग जब प्रिडिक्शन करते हैं तो उस दौरान करते हैं। ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं, ये पता होनी चाहिए। इससे जब हम प्रिडिक्शन करते हैं तो वो कुछ आसान हो जाती है। तो ग्रहों की अपनी एक नैसर्गिक प्रकृति होती है। नैसर्गिक का मतलब हुआ स्पेसिफिक कंडीशन। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि एक व्यक्ति है, सपोज कीजिए कोई मोहन नाम का व्यक्ति है। वो बाल अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में, युवावस्था में या वृद्ध अवस्था में वो मोहन ही रहेगा। जैसे जैसे वो सीखता जाएगा आगे बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से हर ग्रह की अपना एक एज पैटर्न होता है जिसको वो फॉलो करता है। जिस प्रकार मनुष्य की आयु 120 वर्ष मानी गई है ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में, उसी प्रकार जो ग्रहों की आयु है, जो आप डिग्री देखते हैं, वो 30 है। अगर हम उसके अनुसार ग्रहों की प्रिडिक्शन करें तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है। जब हम डीप में जाएंगे तो उसके बारे में और अच्छे से अध्ययन करेंगे, पर फिलहाल अभी इतना ही। इसके अलावा कुछ ग्रह सॉफ्ट होते हैं, उनमें स्त्री तत्व का गुण अधिक होता है। जैसे स्त्री में ममता, करुणा, दया, सहानुभूति होती है। उसी तरीके से जो सौम्य प्लेनेट होते हैं वो गुरु और शुक्र माने गए हैं। आफ्टर देन चंद्रमा और बुध भी सौम्य ग्रह की श्रेणी में आती हैं, नैसर्गिक शुभ माने जाते हैं। इसी तरीके से कठोर ग्रह होते हैं। इसमें शनि, मंगल, राहु, केतु और सूर्य आते हैं। सूर्य को क्रूर ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है, यानी ये शुभ तो माना जाता है पर साथ ही साथ क्रूर होता है। जो कठोर ग्रह हैं उनके अंदर मेल के गुण, कठोरता, कर्तव्य, तुरंत कार्य को पूरा करने की क्षमता, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। सूर्य क्रूर ग्रह है। जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चे के लिए क्रूर हो सकता है उसका भविष्य बनाने के लिए, उसी तरीके से सूर्य को क्रूर ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे ही ग्रहों के स्त्री और पुरुष ग्रह होते हैं, यानी उनमें स्त्री और पुरुष तत्व होते हैं। जो पुरुष ग्रह हैं वो पुरुषों की तरह व्यवहार करते हैं, जिसमें गुरु, मंगल, सूर्य आते हैं। जो स्त्री ग्रह हैं वो चंद्रमा और शुक्र हैं। जो नपुंसक ग्रह हैं वो बुध और शनि है। जो पुरुष ग्रह हैं वो कार्य को तुरंत पूरा करने की या शुभ अवस्था देने का कार्य करते हैं। स्त्री ग्रह जो हैं वो अत्यधिक शुभ माने जाते हैं, जिसमें चंद्रमा और शुक्र आते हैं। और जो नपुंसक ग्रह हैं, ये ग्रह कभी पुरुष तत्व के रिजल्ट देंगे तो कभी स्त्री तत्व के रिजल्ट देते हैं। ये मिक्सिंग के रिजल्ट देते हैं। इसी में छाया ग्रह रखे गए हैं, राहु और केतु। अब आगे बात करते हैं तत्वों की। जिस प्रकार अ, जैसे हम लोग जब पंच तत्वों की बात करते हैं तो पंच तत्वों में 5 महाभूत आते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन पांच पांच महाभूत की शक्तियों को ग्रहों को दिया गया है। प्रिडिक्शन के दौरान इनका प्रयोग किया जा सकता है। मैं साथ साथ टाइप भी कर रहा हूँ, आप लोग भी टाइप कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। चार्ट भी बना लीजिए। अब थोड़ा सा चार्ट बनाएंगे हम लोग, ताकि जब आप प्रिडिक्शन करें तो सारी चीजें आपके सामने हो।
अब इन ग्रहों के बारे में साथ साथ बात करते हैं और लिखते जाइए। सूर्य को हम अग्नि तत्व में काउंट करते हैं। इसी तरीके से मंगल को भी अग्नि तत्व में काउंट किया जाता है। चंद्रमा को जल तत्व में लेते हैं। बुध को पृथ्वी तत्व में लेते हैं। गुरु को आकाश में लेते हैं। शुक्र फिर जल तत्व है। शनि वायु तत्व है। राहु और केतु, इसे हम किसी भी तत्व में काउंट नहीं करते। उसका कारण है कि ये छाया ग्रह हैं। इसी तरीके से जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो इन तत्वों को हम वात पित्त और कफ के हिसाब से भी देखते हैं। अगर सूर्य की बात की जाए तो ये अग्नि तत्व का है, जिस कारण ये पित्त को बढ़ाने वाला होता है। चंद्रमा की बात करें तो ये जल तत्व का होता है। साथ ही साथ ये वायु तत्व को भी दर्शाता है। अगला है मंगल। मंगल जो है पित्त को दर्शाएगा। वहीं बुध जो है ये त्रिदोष को दर्शाता है। त्रिदोष यानी जिसको वात पित्त कफ तीनों के रोग लगे हों। गुरु कफ को दर्शाएगा। शुक्र जल को दर्शाएगा और कफ को दर्शाएगा। और वायु, सॉरी शनि वायु को दर्शाएगा। तब भी हम कुंडली में किसी के ग्रह को बैठा देखते हैं तो हम तत्वों के अनुसार या त्रिदोषों के अनुसार उसके रोग के बारे में या उसके बिहेवियर के बारे में बता सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए मंगल जो है लगन में बैठा है, तो मंगल एक अग्नि तत्व राशि है, तो वहां पे वो एक्शन को दिखाएगी। अगर मान लीजिए लग्न में सूर्य बैठा है तो वो भी उस व्यक्ति के एक्शन को दर्शाएगी, उसकी उत्तेजना एनर्जी को दर्शाएगी। अगर लग्न में चंद्रमा आ गया है तो ऐसा व्यक्ति सौम्य कहलाएगा,
पर जब हम उसके रोगों की बात करेंगे कि इसको क्या परेशानियां हो सकती हैं, जल से संबंधित परेशानियां या वायु से संबंधित शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं, तो हम इन चीजों को जो है कुंडली की प्रिडिक्शन के दौरान इस्तेमाल करते हैं। अब आगे बात करते हैं ऊंच और नीच अवस्था की। मैं पहले ऊंच लिखूंगा और उसके बाद नीच लिखूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। सूर्य जो है वो पहली राशि में, यानी मेष राशि में उच्च का होता है, और वहीं सातवीं राशि यानी तुला राशि में नीच का होता है। अब यहां हम प्रिडिक्शन के दौरान क्या करते हैं, जब हम किसी की प्रिडिक्शन कर रहे हैं और सूर्य मेष राशि में आ जाए, तो हम बोलेंगे कि सूर्य अपने उच्च स्थान पर है और वो उस जगह के प्रभाव को बढ़ा देगा, प्लेनेट के प्रभाव को बढ़ा देगा। पर यदि वही सूर्य शुक्र के स्थान पर आ जाए या तुला राशि में आ जाए, तो हम बोलेंगे कि सूर्य अपने नीच अवस्था में है। ऐसी अवस्था में सूर्य के जो रिजल्ट होते हैं वो घट जाते हैं, कम हो जाते हैं। भले ही वो अच्छी लोकेशन पे बैठा हो, अच्छे घर में बैठा हो, पर रिजल्ट में कमी ला देता है। यहां पे हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो चीजें मैं बता रहा हूं, इनका प्रयोग आप करेंगे नियमों के अनुसार, पर फिर भी कई बार ऐसी अवस्थाएं बनती हैं जो एक दूसरे को काट देती हैं। अब मान लीजिए अष्टम भाव में किसी का सूर्य बैठा है और राशि है मेष, तो सूर्य उच्च का हो गया, पर जो खाना है वो खराब हो गया, आठवां घर हो गया, पीड़ा का घर हो गया। तो ऐसे व्यक्ति को अपने पिता से कष्ट मिलेंगे, धर्म कर्म की तरफ वो कुछ गलतियां कर सकता है, परंतु क्योंकि सूर्य उच्च का है तो कष्टों की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, गलतियों की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। तो ये तो सूर्य का एक पक्ष हो गया, और वहीं दूसरा पक्ष सूर्य का क्या बनता है, यदि सूर्य जो है अष्टम भाव में जाता है, तो अष्टम भाव के ज्ञान को, जो कि रिसर्च का है, गुप्त विज्ञान का है, वृद्धि देता है। और ऐसा व्यक्ति जिसका मेष राशि का सूर्य अष्टम भाव में चला जाए और वो जमीन खरीदने बेचने का काम करे, जमीन से मतलब बने बनाए घर खरीदने बेचने का काम करे, तो उसे बहुत पैसा मिलेगा, उसे बहुत नाम इज्जत मिल सकती है, वो सूर्य के कारण मिलेगी। अब यहाँ पे हम ये अंदाजा लगाएं कि सूर्य खराब है या अच्छा है। सूर्य मेष राशि का था लेकिन अष्टम भाव में था, अष्टम भाव के कारण उसमें कमी आई। वहीं सूर्य ने अपनी उच्च अवस्था में मैक्सिमम प्रभाव डाल के उस व्यक्ति को अमीर बनाने का काम भी किया। तो इस प्रकार से कोई भी ग्रह किसी भी अवस्था में, ना तो हम बुरा मान के चलेंगे ना अच्छा मान के चलेंगे, जैसी अवस्था होगी वैसी हम उसकी प्रिडिक्शन करते हैं। प्रिडिक्शन के लिए मैंने आपको तीन चीजें बताई थी। पहली, विद्या के द्वारा, जो हम पढ़ते हैं सीखते हैं, छोटे छोटे नियम हम जानते हैं, उसके द्वारा होती है। फिर हम उसका अभ्यास करते हैं तो हमारी कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस बनती है, और प्रैक्टिस के दौरान हमें जो है कई तरीके की चीजें महसूस होने लगती है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे क्या अलग से कैलकुलेट करने लगता है। तो दूसरी व्याख्या उससे होती है, और तीसरी जो व्याख्या होती है वो होती है दैवीय कृपा से। तो एक ज्योतिषी के लिए ये तीनों प्रकार की कृपा होना जरूरी है, तभी वो एक अच्छी प्रिडिक्शन कर सकता है। इसके अलावा एक चीज और कहना चाहूंगा, यदि
बृहस्पति का संबंध किसी भी तरीके से, विशेषकर दृष्टि के तरीके से, सातवें घर से बन जाए, सॉरी दूसरे घर से बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति एक बहुत अच्छा ज्योतिषी हो सकता है। क्योंकि दूसरा घर जो है वाणी का है, और बृहस्पति जो है वो सत्व का प्रतीक है। ऐसा व्यक्ति अगर नियम पालन करता है तो उसकी जुबान पर यह बोला जाता है कि सरस्वती बैठ जाती है। तो ऐसा व्यक्ति किसी के लिए कुछ भी बोलेगा उसमें सत्यता आ जाती है। आगे अब हम चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा दूसरी राशि यानी वृषभ राशि और आठवीं राशि में नीच का होगा। सॉरी, दूसरी राशि में उच्च का और आठवीं राशि में नीच का, यानी वृश्चिक राशि में नीच का होगा। मंगल मकर राशि में उच्च का और कर्क राशि में नीच का होगा। बुध जो है वो अपनी ही राशि तुला में, उसमें कन्या में उच्च का और मीन राशि में नीच का होगा। गुरु कर्क राशि में उच्च का और मकर राशि में नीच का होगा। शुक्र मीन राशि में उच्च का और तुला राशि में नीच का होगा। शनि तुला राशि में उच्च का। सर तुला तो 7 नंबर की राशि होती है ना? हाँ जी, आपने वहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है शुक्र के लिए। सॉरी वो 6 नंबर में ही होगा, कन्या राशि में होगा ये नीच अच्छा का। ठीक, ओके। राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया है। तो इनके लिए कोई वैसे जो पुराने ग्रंथ हैं उनमें नहीं बताया हुआ कि ऊंच नीच की स्थिति क्या होती है, पर जो हमारी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है उसके अंदर इनकी अवस्था बताई गई है। ये दोनों वाइस वर्सा होते हैं। तो इन दोनों की जो कंडीशन है वो इस प्रकार है। राहु जो है वो मिथुन राशि में उच्च का और धनु राशि में नीच का होगा। वहीं केतु जो है वो धनु राशि में उच्च का और मिथुन राशि में नीच का रहेगा। इनका प्रयोग हम जैसा बताया अवस्था के लिए करते हैं कि ग्रह जब किसी राशि में बैठते हैं तो ये ऊंच और नीच के हिसाब से
कैसा रिजल्ट देंगे। उच्च में अच्छे रिजल्ट देंगे, नीच में निम्न रिजल्ट देंगे। यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा, ये पीछे रह गई। सौम्य ग्रह जो मैंने बताए थे, इनके अंदर दो कैटेगरीज होती हैं, एक बेनिफिक और मेलेफिक की, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, और दूसरी इसमें शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह होते हैं। शुभ ग्रहों में गुरु, शुक्र, ये दोनों ग्रह शुभ रहते हैं। चंद्रमा जो शुक्ल पक्ष का है, जो सूर्य के बाद आता है, वो शुभ माना जाता है। और बुध के लिए ये बोला जाता है कि बुध जिसके साथ बैठेगा, शुभ ग्रहों के साथ बैठेगा शुभ फल देगा, अशुभ ग्रहों के साथ बैठेगा अशुभ फल देगा। तो ये उसकी अवस्था बन जाती है। वहीं जो अशुभ ग्रह हैं, उसमें शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा आता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं राशियों की। तो राशियां रात्रि बली और दिन बली इस प्रकार से बांटी जाती हैं। रात्रि बली राशियां वो होती हैं जो रात में एक्टिव होती हैं। जो राशियां रात को एक्टिव होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई रात का निशाचर प्राणी है, तो आप पाएंगे कि वो रात को एक्टिव होकर अपनी जीवनचर्या चलाता है। उसी प्रकार से राशियों को भी रात्रि बली और दिवा दिवा बली बोला जाता है। तो रात्रि बली राशियां हैं, वो हैं पहली राशि, दूसरी राशि, तीसरी राशि, चौथी राशि, नौवीं राशि और 10वीं राशि। दिवा बली राशियां होती हैं पांचवी राशि, छठी राशि, सातवीं राशि, आठवीं राशि और 11वीं राशि। इसके अलावा एक राशि और होती है जिसको हम उभय बलि बोलते हैं। उभय का मतलब है जो दिवा और रात्रि दोनों प्रकार से बली हो, यानी ये दिन में भी काम कर सके और रात में भी। तो ये होती है मीन राशि। ऐसे ही राशियों का एक स्वभाव और भी है, जिसे हम चर स्वभाव या चर राशि और स्थिर राशि बोलते हैं, या स्थिर स्वभाव बोलते हैं। चर का मतलब होता है घूमने फिरने वाला या चलते रहने वाला, और स्थिर का मतलब होता है बैठा हुआ या रुका हुआ। इसी प्रकार इसमें तीसरी कैटेगरी होती है, वो होती है द्वि स्वभाव।
द्विस्वभाव राशियां वो होती हैं जो चलने वाले और स्थिरता किसी का भी गुण रख सकती हैं। तो चर राशि है पहली राशि, चौथी राशि, सातवीं राशि और 10वीं राशि। वहीं स्थिर स्वभाव की राशियां होती हैं दूसरी राशि, पांचवी राशि, सातवीं राशि, सॉरी 8वीं राशि और 11वीं राशि। द्विस्वभाव में आती हैं तीसरी राशि, छठी राशि, 9वीं राशि और 12वीं राशि। इनका प्रयोग हम कब करते हैं? जब हम समय को देखना चाहते हैं कि वो चलता हुआ है या स्थिर है। यदि कोई हमसे प्रश्न करता है कि मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा, यदि प्रश्न में चलने फिरने से संबंधित मंशा हो और राशि स्वभाव चर हो तो वो काम बन जाएगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे दुकान खोलनी है, तो दुकान जो है वो एक स्थिर चीज होनी चाहिए और एक लंबे समय के लिए खोलनी है, तो ऐसी अवस्था में हम स्थिर राशि देखेंगे। अब कोई व्यक्ति मीन लग्न में ये पूछता है, जो कि द्विस्वभाव लग्न है, उसमें ये पूछता है कि मैं दुकान खोलना चाहता हूं, क्या वो चलेगा या नहीं। तो ऐसी अवस्था में अगर लग्न में मीन राशि आ गई तो इसका मतलब हुआ कि ड्युअलिटी आ चुकी है। द्विस्वभाव होने के कारण वो काम चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता। तो वहां पर हमें दूसरे माध्यमों से भी उत्तर निकालने होते हैं। ऐसे ही घूमने फिरने का समय, यदि आप घूमने जा रहे हैं, शुभ समय देखना चाहते हैं तो चर स्वभाव से देख सकते हैं। यदि आप कहीं पर रुकना चाहते हैं, लंबे समय तक एक जगह पे टिकना चाहते हैं, तो स्थिर स्वभाव से राशि को देखना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं खानों के अंकों के बारे में। यहां देखिए, जैसे इसमें 12 खाने हैं, 12 खानों को यदि हम 4 से भाग करें तो ये हमें दिशाएं, हमारे पुरुषार्थ के बारे में, सर एक 4 क्वेश्चन है। मुख्य। हाँ जी, बोलिए। सर लगन का ज्यादा असर पड़ता है कि राशि का? जैसे हम किसी का चार्ट देखेंगे तो देखेंगे कि किस लगन का ज्यादा असर पड़ेगा कि राशि का? देखिए, लगन अपनी जगह है और राशि अपनी जगह है। दोनों का अपना अपना रोल होता है। जब भी आप प्रिडिक्शन करेंगे, अच्छा। दोनों का ध्यान रखेंगे। अच्छा। कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट होता है लगन, क्योंकि ये जो 12 खाने आप देख रहे हैं, सारा जी। खाना कहीं ना कहीं आपसे ही कनेक्टेड है। इसलिए लग्न जी। जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी। ठीक है। ठीक है सर। अब यहाँ देखिए, हम लोग 12 खानों को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना, चौथा खाना, ये 4 खाने बन गए। ये 4 चीजों को इंडिकेट करते हैं।
फिर उसके बाद पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना, चौथा खाना, फिर ये चार चीजों को ये इंडिकेट करेंगे। फिर ये एक, दो, तीन, चार, चार खानों को ये इंडिकेट करेंगे। तो चार खानों को, 12 खानों को यदि हम चार खानों में बांटते हैं तो हर खाने मतलब हर हिस्से को तीन तीन राशियां मिलती हैं। एक, पांच, नौ, दो, छ, 10, तीन, 7, 11 और फाइनली 4, 8, 12। ये राशियां कहीं ना कहीं अपने समान राशियों को अट्रैक्ट करती हैं और फल देने में एक दूसरे का ध्यान रखती हैं। ये जब अभी हम प्रिडिक्शन करेंगे तो उसमें एक आइडिया लग जाएगा। ये हमारी राशि हो गई। इसके बाद जैसा मैंने बताया, हम इनको दिशाओं में बांट सकते हैं। पहली है पूर्व दिशा, दूसरी है दक्षिण दिशा, तीसरी है पश्चिम, और अंतिम है उत्तर। तो ये चार दिशाएं बनती हैं। इन दिशाओं का प्रयोग अधिकतर प्रश्नावली में किया जाता है कि कोई व्यक्ति पूछता है कि मेरी फला चीज खो गई है, तो आप उसका अनुमान इस दिशा के पैटर्न से लगाते हैं कि ये राशि बैठी है तो इस दिशा में समान हो सकता है। किसी व्यक्ति का कोई परेशानी हो गई है, मान लीजिए बच्चा भाग गया है, सामान खो गया है, कहीं जानवर कहीं चले गए हैं, तो ऐसी अवस्था में कौन सी दिशा में गए हैं वो इन राशियों से अनुमान लगाया जाता है। दिशा के बाद आती है हमारा मोक्ष का कारक। मोक्ष मूल रूप से इसे हम पुरुषार्थ भी कह सकते हैं। तो पुरुषार्थ की पूर्णता जो है चार चीजों से होती है, वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये हमारे चार पुरुषार्थ बताए गए हैं। इसके अनुसार भी हम लोग व्याख्या कर सकते हैं। आप देखिए आपकी कुंडली में कौन से घर में सबसे ज्यादा अंक हैं, सॉरी सबसे ज्यादा प्लेनेट बैठे हैं। जिस जिस घर में प्लेनेट बैठे हों और इन चारों में से जिसमें सबसे ज्यादा प्लेनेट हो, आप इस जीवन में उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आए हुए हैं। तो इससे हम पुरुषार्थ से ये कर्म निकालते हैं, और ये माना जाता है कि इस प्रकार किया हुआ कर्म जो जन्म कुंडली से निकालता है वो हमारे जीवन को दिशा देने का काम करता है।
पुरुषार्थ के बाद फिर वही तत्व आते हैं। इसमें अग्नि तत्व को छोड़ सॉरी आकाश तत्व को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि आकाश तत्व असीम है। आकाश तत्व को छोड़ के बाकी के चार तत्व आते हैं। पूर्व दिशा जो है वो अग्नि का प्रतीक है। दक्षिण दिशा पृथ्वी का प्रतीक है। पश्चिम दिशा वायु का प्रतीक है। और उत्तर दिशा जो है वो जल का प्रतीक है। इन तत्वों का प्रयोग अवस्थाओं को जानने के साथ साथ जो अ, वास्तु करते हैं उसमें भी ये नियम लगाए जाते हैं। तत्वों का प्रयोग वास्तु को निकालने के लिए भी किया जाता है कि किस जगह की जमीन कैसी है, कैसा फल देगी और किस प्रकार के काम धंधे करने चाहिए इस जमीन पर। तो ये जो चार चीजें हैं, इनसे हम राशि के द्वारा किसी व्यक्ति के, वस्तु के गुम हो जाने की सूचना पा सकते हैं। अपने जीवन के उद्देश्यों को पता कर सकते हैं कि हमारा जीवन किस कारण से हुआ है। और ऐसे ही हम तत्व का अनुमान लगा के राशि की क्षमताओं को जान सकते हैं। अब मान लीजिए बुध जो है पांचवें घर में सूर्य के घर में बैठता है। सूर्य का घर अग्नि तत्व का है और बुध वहां बैठ गया। तो बुध की क्वालिटीज ये है कि वो जैसा जिसके साथ बैठेगा वैसा फल देगा। तो भले ही वहां पर सूर्य का कोई संबंध हो या ना हो, पांचवा घर सूर्य का घर माना गया है, तो बुध वहां पर अग्नि तत्व के रिजल्ट देगा। इस प्रकार की कैलकुलेशन में ये चीज काम आती है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कल हम मैं एक दो चीजें और बता देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। हमने जब कुंडली की व्याख्या करी थी तो ये जाना था कि कुंडली में विष्णु स्थान, लक्ष्मी स्थान क्या होता है, तटस्थ भाव, केंद्र भाव, त्रिक भाव, त्रिकोण भाव क्या होता है। अब उससे आगे की कुछ चीजें हैं। सबसे पहले है, जैसे हमने केंद्र भाव पढ़ा था, तो केंद्र दोष भी होता है। इसे केंद्राधिपति दोष भी बोलते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है कि जो भी ग्रह केंद्र में बैठता है उसे केंद्राधिपति दोष लगता है। केंद्रापति दोष ये कहता है कि जो भी भाव का स्वामी केंद्र में आके बैठेगा, जो भी प्लेनेट केंद्र में बैठेगा या राशि केंद्र में बैठेगी, अगर वो शुभ फलकारी है तो वो शुभ फल नहीं देगी, और यदि वो अशुभ फलकारी है तो वो अशुभ फल नहीं देगी। यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है कि अगर शुभ फल नहीं देगी तो इसका मतलब हम ये नहीं निकाल सकते कि वो अशुभ फल देगी। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो शुभ फल हैं उनकी शुभता में कमी आ जाती है। ऐसे ही जो अशुभ ग्रह केंद्र में आके बैठते हैं उनकी अशुभता में कमी आ जाती है। यहाँ पर दो प्रकार की मान्यताएं काम करती हैं। पहली मान्यता ये थी जो मैंने बताई, और दूसरी मान्यता ये है जो ये कहती है कि केंद्र में यदि शुभ ग्रह बैठे
तो वो अशुभ फल देते हैं, और यदि अशुभ ग्रह बैठे तो वो शुभ फल देते हैं। तो केंद्राधिपति दोष मेरे अनुसार इस पे क्योंकि दोनों तरीके की बात हमारे पुरानी किताबों में लिखी हुई है, तो इसको समझने के लिए हम सिंपल ये मान के चलते हैं कि केंद्र में बैठा हुआ ग्रह जो है वो समफल प्रदान करता है। तो हम सम मान के चलेंगे, ना वो अच्छा है ना वो बुरा है। जैसी उसकी अवस्था होगी, जैसा देश काल परिस्थिति होगा, वैसा वो हमें रिजल्ट दे देगा। इसके बाद आता है मारक भाव। सर अशुभ ग्रह आपने बोला कि केंद्र में शुभ फल देंगे, हाँ जी, राहु केतु इसमें भी सर? दोनों बात करी है कि शुभ ग्रह शुभ फल नहीं देते और अशुभ ग्रह अशुभ फल नहीं देते। एक बात ठीक ये है करी सर। और दूसरी बात ये करी कि शुभ ग्रह अशुभ फल देंगे और अशुभ ग्रह शुभ फल देंगे। तो ये दोनों बातें एक दूसरे की वाइस वर्सा ही बन जाती हैं। ठीक है सर। तो हम यहाँ पे न्यूट्रल मान लेते हैं, तो ये चीज खत्म हो जाती है। हम्म। इसके बाद आता है मारक भाव, दूसरा घर जो हमारी आय का है, और सातवां घर। ये दोनों भाव मारक होते हैं। दूसरा घर इसलिए मारक माना गया है क्योंकि हम जो भी कमाते हैं उसमें जो बचाते हैं वो दूसरे घर से देखा जाता है। यानी हम कितना बचत करते हैं, हम पे कितना पैसा होगा, वो दूसरे घर से देखा जाता है। इसलिए दूसरा घर मारक भाव बोला गया है। ऐसे ही सातवां घर हमारे व्यवसाय का, हमारे पार्टनर का होता है। तो इस जगह से हमें सबसे ज्यादा कष्टों की प्राप्ति होती है, इसलिए इसको भी मारक भाव में रखा जाता है। इसी में एक कैटेगरी और होती है कि हर भाव से, आप जो भी भाव देख रहे हैं उससे 12वां भाव वो भी मारक होगा, क्योंकि उससे मोक्ष देखा जाता है। तो हर ग्रह से 12वां भाव जो है वो मारक भाव माना जाएगा। इनके स्वामी मार्केश कहलाते हैं। यानी मान लीजिए कोई कुंडली वृषभ राशि से शुरू होती है, तो दूसरे घर में मिथुन राशि बैठी है, तो मिथुन राशि का स्वामी बुध, इसको हम मार्केश बोलेंगे। ये जिस घर में बैठा होगा वहां पर मारक प्रभाव को उत्पन्न कर देगा। इसके बाद आता है कारक। कारक को हम ये कह सकते हैं जैसे सूर्य किस किस चीज को इंडिकेट करेगा। पिता भी हो सकते हैं, गुरु भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट का काम हो सकता है, मान प्रतिष्ठा हो सकती है, उजाला हो सकता है, नियमितता हो सकती है, पहाड़ हो सकते हैं। ये सब चीजें जो हैं सूर्य के कारक तत्व हैं। ऐसे ही भाव के कारक तत्व होते हैं, तो उसे भाव कारक बोलते हैं। पहला भाव मैं, मेरा, मेरे लिए है। पहले भाव के कारक तत्वों में मेरा स्वभाव आ जाएगा, मेरे शरीर आ जाएगा, कैसे दिखाई देगा, मेरा कॉन्शियस माइंड आ जाएगा। तो ये सारे कारक तत्व माने जाते हैं। और एक चीज और रह गई थी, ये एक सूत्र है जो आपकी प्रिडिक्शन में काम करता है, इसे बोलते हैं, कुछ लोग इसको बोलते हैं भवत भावम, कोई बोलता है भवात भावम। ये बेसिकली सूत्र है प्रिडिक्शन का। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर घर अपनी एक दृष्टि रखता है। हर घर की सातवीं दृष्टि होती है। वहीं तीन ग्रह मंगल, गुरु और शनि, दो स्पेशल एस्पेक्ट, दो स्पेशल दृष्टियां रखते हैं। मंगल की चौथी और आठवीं, गुरु की पांचवी और नौवीं, और शनि की तीसरी और 10वीं दृष्टि होती है। इन चीजों का ध्यान रख के हम प्रिडिक्शन करते हैं। इन दृष्टियों के अलावा
एक भवत भावम का सूत्र होता है। ये सूत्र कहता है कि आप जिस भी भाव को देख रहे हैं, आप पहले भाव को देख रहे हैं, आप तीसरे को देख रहे हैं, आप पांचवे को देख रहे हैं, जिस भी भाव को आप देख रहे हैं उस भाव से उतनी ही दूरी का भाव आपको उस भाव के आधे रिजल्ट देगा। इसको हम यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हम चौथा भाव किसी का देख रहे हैं, तो चौथे भाव से हम सुख देखते हैं। अब भगवत भावम का अगर सूत्र लगाते हैं तो ये सुख की प्राप्ति उसे कहां से होगी, तो हम यहां से चार घर और आगे गिनेंगे, एक, दो, तीन, चार। यानी हम सुख की प्राप्ति अपने पार्टनर से देख सकते हैं। तो भगवत भावम का सूत्र ये कहता है कि जितना सुख आपको अपने परिवार में मिलेगा उसका आधा सुख आपको अपने लाइफ पार्टनर से मिलेगा। ऐसे ही हम मान लीजिए तीसरा घर देखते हैं। तीसरा घर होता है भाई बहन का या पराक्रम का। तो पराक्रम हमारे को क्या रिजल्ट देगा वो हम तीसरे घर से तीसरे घर को देखेंगे। तो एक, दो, तीन, यानी पराक्रम हमारा कैसा रहेगा। पराक्रम को बल कब मिलेगा, या तो मेरे पास बुद्धि हो या विद्या हो या फिर संतान होने के बाद पराक्रम की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। इस तरीके से ये सूत्र काम करता है और इस सूत्र को ज्योतिष की प्रिडिक्शन के दौरान लगाना कंपलसरी होता है। तो ये आज के हमारे टॉपिक्स थे। कल हम लोग मैत्री चक्र के बारे में बात करेंगे। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। किसी का कोई सवाल नहीं है? चलिए फिर थोड़ी सी रिवीजन करते हैं। आप में से कोई जो नया हो, ज्योतिष के बारे में बिल्कुल भी ना जानता हो, क्या वो प्रिडिक्शन करने की कोशिश करना चाहे तो एक बार हैंड रेस कर लीजिए। आप लोग कोशिश करेंगे चीज तभी समझ आएगी। कोई भी कोशिश नहीं करना चाहेगा? सर मैं कर सकती हूँ। जी शिवांगी जी, बोलिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जी सर। आप आपका लग्न अपनी कुंडली में ही, आप अपनी कुंडली ले लीजिए। आपकी कुंडली में लग्न कहाँ है, कौन सा लग्न है? सर मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न की कुंडली है। जी। अच्छा। जी, कौन कौन से ग्रह कहाँ कहाँ पे बैठे हुए हैं? सर लग्न में केतु है, सातवें में राहु है, हाँ जी। और 11वें में शनि है, और सर नवम 9th में मंगल है, हम्म। बाकी सब 8वें में है। बाकी सूर्य सब चंद्र आठवें में है। बुध शुक्र। जी। चंद्रमा? 8वें में। गुरु? 8वें में शुक्र, सब कुछ। सूर्य? सूर्य। बुध? बुध भी आठवें में बुध। और शुक्र भी आठवें में। जी। जी। देखिए, कुंडली देखने का एक सूत्र और भी है। आपके जिस भाव में सबसे ज्यादा ग्रह बैठे हों जी। वो आपकी कार्मिक
बंधन को शो करता है, यानी वो ये बताता है कि आप इस घर के प्रति बंधे हुए हैं और इसके प्रति आपको अपने जी दायित्वों का निर्वाह करना है। जी। अब ये घर किस किस चीज का है, तो गुप्त विज्ञान का है, अच्छा। रिसर्च का है, जी ठीक है, ससुराल का है। जी तो इन सब पक्षों को आपको पूरा करना होगा। अगर आप इन सबको पूरा करेंगे तो आपका जीवन जो है वो सुखी रहेगा। अगर पूरा नहीं करेंगे तो जी यही चीजें आपके दुख का कारण बन जाएंगे। जी। अब बात करते हैं सबसे पहले लग्न के केतु की। यहाँ पे भूमि कौन सी है? कल मैंने बताया था कि जिसका घर है उसकी भूमि होती है। मंगल। जी। मंगल का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको पराक्रम दिखाना होगा। जी इसका मतलब सबसे पहले यह है कि आपको अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करने की आवश्यकता है। जी। ठीक है, उसके बाद यहाँ राशि कौन सी बैठी है? अ, फिर पहली राशि तो मेष राशि है। मेष राशि है। जी तो आप दिखने में मेष के समान होंगे। तो मेष के समान कैसे होते हैं? अग्नि तत्व, एनर्जेटिक होंगे जी और चर स्वभाव के होंगे, चलने वाले, यानी आप एक जगह टिक नहीं सकते। जी और अ, किसी काम के पीछे अगर आप पड़ जाएं तो आप उस काम को पूरा करके छोड़ने के लिए पूरी तरह प्रयास करते हैं। जी। ये तो है, कोई काम अगर है तो सर जब तक वो पूरा नहीं होता तो मेरे को वो रहता है कि बस हो जाए जल्दी से। हाँ जी। इसके बाद आते हैं केतु पे। जी केतु जो है वो बिना धड़ का शरीर है, जिसके पास सिर नहीं है। ऐसा व्यक्ति काम तो करेगा पर वो सोच समझ नहीं सकता। और केतु जो है वो, मैंने बताया था, डीप डिटैचमेंट का कारण है। तो ऐसा जी व्यक्ति अपने आप से कटा हुआ होगा, वो अपने आप को खुश रखने का प्रयास नहीं करेगा। जी। ऐसा है। ऐसा है। ठीक है। अब केतु की कोई दृष्टि हम लेते नहीं है, केतु सिर्फ पहले घर में है तो हमने पहले घर की प्रिडिक्शन कर दी। अब आप आ जाइए सातवें घर पे। जी सातवें घर की आप क्या प्रिडिक्शन करेंगे, अब आप करिए। सबसे पहले जमीन। जी। और सर सब, पार्टनरशिप को लेके ऑब्सेशन भी हो सकता है सर। राहु ऑब्सेशन दिखाता है, 7th हाउस मैरिज का है, पार्टनरशिप का है। जी। तो देखिए, पार्टनरशिप को राहु लेके राहु का ऑब्सेशन। काम है फैलाना। जी तो अच्छाई हो या बुराई हो, दोनों को फैला सकता है। जी ठीक है। तो आप इसकी प्रिडिक्शन ये करेंगे, शुक्र के स्थान पर बैठा है। जी दोनों ही स्थान, जमीन भी शुक्र की है और जी राशि भी शुक्र की है, उसमें राहु जी बैठा है। जी तो शुक्र आपकी विलासता को दर्शाता है जहां पे राहु बैठा है। तो शुक्र को ये जी। बढ़ाएगा घटाएगा? बढ़ाएगा। शुक्र को बढ़ा देगा, जी यानी लाभ देगा। पर ये हानि जी भी दे सकता है, क्योंकि राहु एक मेलेफिक प्लेनेट है, जीवन में कष्ट जी लाता है, तो हानि भी दे सकता है। तो हम यहाँ पे इस चीज का उत्तर निकालने के लिए जो हमारा चार्ट्स होते हैं, जी उन चार्ट्स की हेल्प ले सकते हैं। 1 से 16, लगभग 16 चार्ट्स होते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं। जी। उसके अलावा देश काल परिस्थिति का ध्यान रख के ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सर ऐसा भी होता है कि राहु जो फीमेल राशि में अच्छे फल देता है, ऐसा भी सुना मैंने। देखिए, डीप अटैचमेंट को बढ़ाता है। डीप अटैचमेंट का मतलब ये हुआ कि आप अपने पार्टनर के प्रति पूरी तरह से वफादार रहेंगे। जी और सिर्फ वफादार नहीं रहेंगे, आप उससे भी वही चाहेंगे। इसके जी साथ साथ राहु मेलेफिक प्लेनेट है, तो ये भी दर्शाता है कि यही बात बिल्कुल उल्टी भी हो सकती है। जी ठीक है, राहु और केतु को इसलिए भेजा गया है, केतु आप पिछले जीवन में ये कर्म पूरा कर चुके हैं, अब आपकी इसको जरूरत नहीं है करने की। जी और राहु का अर्थ है कि आपको इस जीवन में इस क्षेत्र में काम करना है और इसी में आपको सबसे ज्यादा कठिनाइयां मिलेंगी।
और यही आपको इस जीवन का वास्तविक सुख देगा। जी तो इसका मतलब ये निकला कि राहु जो है वो आपको जिस घर में बैठेगा उससे संबंधित पीड़ा देगा, उससे संबंधित तड़पाएगा। जी आप शायद फिजियोथेरेपिस्ट हैं। जी आप पार्टनरशिप में जैसा मैंने बताया था काम करेंगे, फायदा देगा। जी तो ये राहु यहाँ पे आपको लॉसेस को दिखा रहा है। जी लॉसेस को क्यों दिखा रहा है? आप उस पर आसक्त होंगे, पूरी तरह से जी उस पर डिपेंड होंगे। अगर सामने जी वाला व्यक्ति अच्छा नहीं है तो जी आपके लिए पार्टनरशिप हानि का कारण बन सकती है। और यदि पार्टनर आपका बहुत अच्छे विचारों वाला है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो वह आपके जी लिए पूरी तरह से लाभदायक सिद्ध हो सकता है, सहयोगी सिद्ध हो सकता है। जी ठीक है। जी अब इसके बाद बात करते हैं। आज का टाइम ओवर हो गया है, हम लोग कल बात करेंगे आप ही की कुंडली के बारे में। ठीक है, ओके सर। ओके, गुड नाइट ऑल। ओके, गुड नाइट सर। अब हमारी दूसरी